हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में आपने एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। दिस ऑल आर सेम। ओके, ये सभी सेम ही है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मैंने पहले ही आपको बोला था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम isolated neutral gaseous atom in its ground state। इसका मतलब क्या है कि कोई मानो कि कोई एटम है जो अकेला है, आइसोलेटेड है, ठीक है, और न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, कैटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है, आइसोलेटेड अकेला है, न्यूट्रल है। अभी अकेला होगा तो वो गैस फॉर्म के अंदर ही होता है ज़्यादातर एटम। तो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम जो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा, उसकी वैलेंस शेल में से, मतलब कि लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है हमको, निकालने के लिए, जो वहाँ से बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऑपोजिट हमको उसको ओवरकम करके निकालना पड़ेगा उसको बाहर। ठीक है, तो वो जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी और पोटेंशियल। ठीक है, नाउ क्योंकि हमको देनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ वी प्रोवाइड एनर्जी टू सिस्टम, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्या होती है, डेल्टा एच उसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, डेल्टा एच का मतलब है कि एनर्जी, उसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। डेफिनेशन एक बार नोट करो। ओके, चलो हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी तो मैंने आपको पहले भी बताया हुई थी, लेकिन वापस से यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन करा रहा हूँ कि क्या है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मान लो कि यहाँ पे एक सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो इसका ये न्यूक्लियस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, नाउ यहाँ पे तो 11 प्रोटॉन होंगे। अभी एटॉमिक नंबर का मतलब कि मतलब मीनिंग क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रल एटम है तो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम रख देते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके अंदर 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे एक 11, 8 और 10 और एक 11। अब ये जो है इसका वैलेंस शेल हो गया, ये क्या हो गया, इसका वैलेंस शेल, बाहर का जो भी शेल होगा वो वैलेंस शेल होगा। ठीक है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ये जो है वो लूजली बाउंड होगा, किसके साथ, ये इसके साथ, ये जो फोर्स लगाएगा ना इसके पास, वो इन सभी से क्या होगा, कम होगा। हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है ना, उससे ज्यादा उसको ओवरकम करना पड़ेगा और इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। और जो एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान लो कि प्रोटॉन यहाँ पे क्या है, 11 है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे 11 है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी दे दी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हम दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ पे 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी क्या हो गया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दूसरा पॉइंट ये आया, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट फॉर्म कैटायन। क्या बनेंगे वो? कैटायन ही बनेंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे क्या बनेंगे? कैटायन ही बनेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन तो 11 ही है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बता देते हैं कि निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो अभी ये भी देखो, पहले साइज इतना था, लेकिन कैटायन होते ही क्या हो गया, साइज कम हो गया। पहले बताया हुआ है मैंने, कल बताया हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीज इन कंपेयर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में प्रोटॉन की नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी पहले इससे क्या था, अभी ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा हो गया ना यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कैटायन की साइज क्या होती है, कम होती है, और न्यूट्रल एटम से इवन, और न्यूट्रल एटम से एनायन की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, और ऑर्डर भी लिखवाया आपको। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, एनी एलिमेंट में लूज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन बहुत सारे ऐसा एलिमेंट भी है जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम जो है वो 3+ बनाता है, यहां पे मैं निकाल दूं या फिर लिख लूं, वो कुछ ऐसा नहीं है। ये देख लो 3+, ये 2+, ये Mg2+, ठीक है, तो ये एक्सेट्रा, ये सभी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 लूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 से फिर 4 हो जाएंगे, 4 लूज नहीं करेंगे। उससे अच्छा है कि वो 4 ले ले, जैसे कि कार्बन फैमिली। उसके बाद के सभी जो नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, वो ग्रुप 14, 15, 16 वाली बात बोल रहा हूं मैं, वो फिर नॉन मेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो एज एक्ट करते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेंगे? पहली आयनाइजेशन एनर्जी मैंने दी, तो पहली इलेक्ट्रॉन पहला निकलेगा, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी होगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होगी। समझ में आ गया? अगर मैं सिर्फ यहां पे अगर बात करो कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो वो ओनली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी। समझ में आया? लेकिन अगर सक्सेसिव की बात करूं मैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, IE1 होगी। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहा हूं मैं, रिमूवल के लिए ये IE2 होगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करने के लिए ये क्या होगा, IE3। ठीक है, इसके अंदर ही देख लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी पहले हमने क्या किया कि सोडियम में से IE1 यहां पे लिख लेते हैं और Na+ बना दिया। ठीक है, अब वापस से क्या करेंगे, IE2 देंगे, इसको अभी इसमें से वापस से निकालेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन। अभी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसकी कंपेयर में, इसकी साइज भी कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो IE1 में जो हमने एनर्जी पहले जो दी थी ना यहाँ पे निकालने के लिए, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन या ये कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भाई जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा रहा है यहाँ पे। तो वैलेंस शेल, ये अभी ये वैलेंस शेल हो गया, तो इस वैलेंस शेल में से अभी इसका वैलेंस शेल ये हो गया ना, नाउ दिस इज अ वैलेंस शेल ऑफ Na+. So there are more energy required to remove
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वैलेंस शेल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो हमने एनर्जी दे दी, अब क्या हो गया, अब हो गया कि ये न्यूक्लियस बना दो। अभी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 बनाने पड़ेंगे, 4 5 6 7 8 9, एक कम हो गया। तो अभी प्रोटॉन तो उतने ही हैं, देखो प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए। मतलब कि ये क्या हो गया, Na2+ हो गया। क्या हो गया, Na2+ हो गया। प्रोटॉन 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, मतलब कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और ज्यादा बढ़ने लगा, और इफेक्ट एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इससे एटॉमिक रेडियस ये थोड़ी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि आप स्कूल के अंदर हो और आपको आपका दोस्त है वो चॉकलेट लेके आया, 4 चॉकलेट लेके आया, ठीक है, खुद खाने के लिए चॉकलेट लेके आया। एक दोस्त ने बोला कि भाई मुझे भी खाना है, मुझे भी चॉकलेट दो, ऐसा ऐसा करके कि मतलब कि बहुत ही इंसिस्ट करने के बाद उसने एक चॉकलेट दे दी। उसके बाद उसके पास कितनी बची, 3 बची, ठीक है। आपने देखी, आपने बोला भाई मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। आपने बहुत ही इंसिस्ट किया, उसने पहले जो इंसिस्ट किया था ना उससे ज़्यादा आपको इंसिस्ट करना पड़ा, तब जाके उसने दूसरी चॉकलेट दी, ठीक है। अब उसके पास 2 ही बची, अब तीसरा लेने कोई जाएगा तो वो सीधे ही बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल, नहीं दूंगा, मुझे खाना है इसलिए मैं लाया था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि ये जो सोडियम है, हो सकती नहीं होती ही है। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव किया क्योंकि वो बहुत ही दूर था, तो इसको निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी तो पड़ी एनर्जी, लेकिन इसके कंपेयर में कम। फिर उसके बाद क्या होगा, साइज डिक्रीज हो गई, और साइज डिक्रीज होने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको जो IE2 देनी है ये, वो इससे बहुत ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हमने दी, फिर Na2+ बन गया, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस बन गया। यहाँ पे इसका इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, Na था, फिर हमने क्या किया, Na+ बना दिया एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, फिर Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 2+ हो गया, ये रिमूव, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2+। अब वापस से हम अगर मानो कि ये 2+ में से एनर्जी वापस से देंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो क्या हो गया, IE3। मैंने देखा ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो क्या थी, IE3। तो अभी इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इससे ज्यादा है ना, तो IE3 भी हमको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस बना देते हैं। अभी 9 थे, अभी कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, अभी 8 हो गए। तो प्रोटॉन तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एटॉमिक रेडियस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। मतलब भी अभी इसके बाद तो अगर हमें मान लो कि ये जो Na2+ बना उससे ये Na3+ बनाना है तो बहुत ही मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो नहीं देगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा ही नहीं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैं बात करूं, यहाँ पे हमने क्या किया, 2+ था, उसमें से वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3+ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले हमने दी IE1 दी, उसके बाद IE2, फिर IE3, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद थोड़ी इसमें, फिर इसमें। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मेटल हो, उसके लिए की बात करो तो IE1 जो है उससे ज़्यादा होगी IE2 और उससे ज़्यादा होगी IE3। समझ में आ गया, ओके। नोट करो कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उससे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, और उससे भी ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। उसके बाद की बात मत करो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि हमको ये सिस्टम के अंदर देनी पड़ती है, ये खुद कुछ करता नहीं है, इसलिए ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, एंथैल्पी बोल दो या पोटेंशियल बोल दो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कैटायन बना सकता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 3 तक यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। तो नोट करो,
यहाँ पे एक काम करो, मैं यहाँ पे एक नोट लिखवा लेता हूँ। आफ्टर रिमूवल of one electron from Na, the number of proton increases compared to number of electrons, या E माइनस ही लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है। सो द एटॉमिक रेडियस decreases and effective nuclear charge increases. Thus, if we want to remove second electron, we must need to provide higher ionization energy to provide, यहाँ पे थोड़ा बदल देता हूँ, provide IE2 which is higher than IE1. IE2 जो हमको देनी पड़ेगी वो IE1 से ऑलवेज क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा फॉर IE2 एंड IE3, और IE2 और IE3 के केस में भी क्या होगा, IE3 ज्यादा होगी IE2 से। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होगा, IE3 जो है वो बहुत ही हाई होगी IE2 से, और IE2 हाई होगी IE1 से, ठीक है। तो इतना नोट करो, ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला था कि सभी जो है वो एटॉमिक रेडियस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, दूसरे केसेस पे भी डिपेंड करती है। वो हम अगर एक्सेप्शनल केसेस आएंगे तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप डेप्थ में चले जाओ, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही डेप्थ का कुछ दिया नहीं हुआ, ये एक बेसिक चैप्टर है, तो ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पी ब्लॉक आएगा ही, एस ब्लॉक आएगी, उसमें पढ़ लेंगे। तो इतना नोट करो, उसके बाद हम ट्रेंड्स पे चलते हैं। चलो यहाँ पे हम पीरियड के अंदर देखते हैं। पीरियड के अंदर तो पीरियड हम आपको सबको मालूम है, लेफ्ट टू राइट के बारे में देखेंगे हम। पीरियड के अंदर पीरियड कोई भी ले लो आप, सेकंड पीरियड ले लेते हैं, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये पीरियड है, सेकंड पीरियड है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 सेकंड पीरियड, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपको सबको मालूम है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल ट्रेंड, इसमें थोड़ा चेंज होता है, वो आपको मैंने अगले वीडियो में बताया था। ये जो है जो जनरल ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है बाय इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल तो सेम ही रहते हैं एक पीरियड के अंदर, इसलिए क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो लगेगी लेकिन कम लगेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, शेल जो है वो सेम ही है इसलिए, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस जो है वो यहाँ पे मैं क्यों लिखा, तो एक रिलेशन आपको बता देता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये फंडा आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, सीधी सी बात है। उतना न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उतनी एनर्जी हमको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम लगेगा ना न्यूक्लियस का, जितना दूर उतना अच्छा। इसलिए अगर साइज कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट बता देता हूँ। पहले यहाँ पे मान लो कि ये लिथियम की हमको मिली, उसके बाद हमको मिली बेरिलियम की,
उसके बाद थोड़ी हमको कम मिली बोरॉन की, ठीक है, फिर थोड़ी ज़्यादा मिली हमको कार्बन की, फिर थोड़ी ज़्यादा मिली हमको नाइट्रोजन की, फिर थोड़ी कम मिली ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। वो तो इतनी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जनरल ट्रेंड क्या है। अब यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ की और यहाँ की, तो ऑब्वियस है जनरल ट्रेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ रहा होगा। तो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीजेस because of effective nuclear charge increases and atomic radius decreases। इन दोनों की वजह से क्या होगा, जनरल ट्रेंड में क्या होगा, अगर यहां से यहां तक की बात करो तो इंक्रीज ही हो रही ना, इसकी कम है इसकी ज्यादा है। हाँ केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो यहां पे हम बताएंगे। ये जो है वो एक्सेप्शनल केसेस है, बेरिलियम बोरॉन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों है वो मैं यहां पे बताता हूं, ठीक है। ओके चलो एक्सेप्शनल केसेस जो है उसकी बात करते हैं। एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन क्या है, बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का 4 है और बोरॉन का क्या है 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s² 2s² 2p0 है ही नहीं, तो ये निकाल दो। इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s² 2p1, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अंधे को भी दिखाई देगा कि ये जो है वो वैलेंशियल है, इसका वैलेंशियल ये है, इसका वैलेंशियल ये 2p है, लेकिन यहाँ पे 2p लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ पे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है ये क्या है, ये अब ये देखो, ये दिस इज फुल फील्ड, सॉरी फुल फील्ड है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 ही रहते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, ये तो अभी P जो है यहाँ पे क्या है 1 है। P कब हाफ फील्ड होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाफ फील्ड होगा। फुल फील्ड कब होगा, जब 6 होंगे तो, ठीक है। तो ये फुल्ली फील्ड है। अगर फुल्ली फील्ड होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ fully filled orbitals are higher ionization energy to require from fully filled orbitals are also high। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरॉन की कम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देयर इज नो हाई स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू ओनली 1 electron in 2p of boron। So ionization energy to remove that 1 electron is less than बेरिलियम, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि बेरिलियम से क्या होगा, ये जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे देखो कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा जाएगी। यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा जा रहा है, ये बोरॉन से बेरिलियम की ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर, तो ये नोट करो। सेम जो है वो यहाँ पे भी होगा, मैं लिखवा देता हूँ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड वाला ये निकाल देता हूँ, ये लिख लीजिए आप। नाउ यहाँ पे हम दूसरा एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2
which is nitrogen which has atomic number of 7 and oxygen has atomic number of 8. यहाँ पे लिखो आप 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 2 है, यहाँ पे क्या है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 3 है, सॉरी 2p, यहाँ पे मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है 3 और यहाँ पे 4. देखो अब यहाँ पे p की, यहाँ पे देखो आप सीधा, मैं अभी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप 2p लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक, ये क्या है, हाफ फील्ड है. वैलेंस शेल वाली ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है. यहाँ पे क्या ये हाफ फील्ड है, नहीं, यहाँ पे तो एक पैर में है और इससे क्या होगा, रिपल्जन होगा. क्या होगा, रिपल्जन होगा. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा. क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्जन होगा. जा भाई तू निकल जा, ठीक है. और यहाँ पे स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है. तो यहाँ पे लिख लो, बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2p है ना, हाँ 2p ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन, द आयनाइजेशन एनर्जी is higher to remove फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिखा है, याद रखना. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ. यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा. फिर ये निकल गया उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ the screening effect increases the ionization energy for removal of one electron is less than nitrogen. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिखा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन. और वो बहुत ही मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहा है ना, इसीलिए वो इजीली निकल जाएगा. इस केस में क्या हो गए, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा मतलब कि मेहनत करवाएगा निकलने के लिए, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है. फ्लोरीन की तो ज़्यादा ही है, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, साइज़ कम है, नॉन मेटल है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, वो तो देगा ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे नोट करो आप, एक्सेप्शन हमने देख लिए, ओके. उसके बाद हम ग्रुप के अंदर की बात करते हैं. ग्रुप के अंदर तो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने के लिए, ठीक है. ग्रुप के अंदर पहला ग्रुप जो है वो हम लिख लेते हैं. पहले ग्रुप में क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है. नीचे जैसे आप जाओगे टॉप टू बॉटम तो क्या होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी इन कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ पे लिख लो टॉप टू बॉटम, जहाँ पे पीरियडिक टेबल में जाएंगे आप, ठीक है. ग्रुप के अंदर एक ग्रुप ले लो, यहाँ पे हम ग्रुप ले लेते हैं ग्रुप के अंदर जाओगे, ये n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7. फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पे आप देखोगे ना, एटॉमिक नंबर का रेशियो देखोगे ना, बहुत ही बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ शेल मतलब कि शेल्स मतलब कि KLM या एनर्जी लेवल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, ठीक है, वो बढ़ेंगे. सो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती बहुत ही बढ़ेगी. स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस वेरी हाई कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज तो होगा, लेकिन
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के सामने शेल जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, साइज बढ़ती जाएगी. सो एज द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक रेडियस तो बोलो सेम ही है, क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी इन अ ग्रुप. टॉप से बॉटम जब जाओगे ग्रुप के अंदर तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, ये ट्रेंड जो है वो जनरल ट्रेंड है. वैसे तो आप जैसे जैसे मतलब कि डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो जब आगे आएगी तब मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको. ठीक है, तो यहाँ आपने एक प्रॉपर्टी हमने दूसरी देख ली, एटॉमिक रेडियस के बाद ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल बोल दो, ये हमने देख ली. इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे और दूसरी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हमारे एनसीईआरटी में है उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो पढ़ते रहिए.